मोनी पत्नी होने का अधिकार मांग रही थी, लेकिन हर्ष मोनी को वह मान सम्मान नहीं देना चाहता था। शादी के 1 साल बाद ही हर्ष को यह बात समझ में आ गई थी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। मोनी ने हर्ष के साथ रिलेशन में आने से पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता किया था और वह उस सब बातों पर विश्वास मान गई थी जो हर्ष ने उससे कही थी, और यही मोनी की सबसे बड़ी गलती थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। अमेठी के रहने वाले मोनी लगभग 3 साल पहले अमेठी से कानपुर आ गई थी काम की तलाश में। यहाँ पर वो जॉब को ढूंढ रही थी और एक शहर से दूसरे शहर इंटरव्यू के लिए जाती रहती थी। इसके लिए उनको कैब की जरूरत पड़ती थी और इसी बीच में मोनी की मुलाकात होती है हर्ष से। हर्ष एक कैब ड्राइवर था। एक ऑफिस में इंटरव्यू जाते समय उसने हर्ष की कैब को बुक किया था। कैब में यात्रा के दौरान दोनों के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पर मोनी ने बताया कि वो अमेठी से यहाँ पर आई हुई है और काम की तलाश में है। हर्ष ने मोनी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, यदि मुझे किसी अच्छे जॉब के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मोनी को भी हर्ष पसंद आता है, हर्ष को भी मोनी अच्छी लगती है और इसी बीच में इनके बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हर्ष मोनी से कहता है कि आप मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, जब कभी भी आपको इमरजेंसी में कैब की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। नंबर एक्सचेंज हो जाने के बाद में हर्ष मोनी को हाय हेलो के मैसेज भेजता रहता था, उसका हालचाल पूछता रहता था। मोनी को भी उसका साथ पसंद आ रहा था क्योंकि कानपुर जैसे शहर में वो अकेली थी और इसी बीच में इनके बीच रिलेशन शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर इनका प्लान था शादी करने था। लेकिन यहाँ पर हर्ष मोनी से कहता है कि अभी तुम जॉब की तलाश में हो, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है हम लोग शादी करने की जो ये प्लानिंग है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। मोनी हर्ष की बात मान जाती है और यहाँ पर मोनी ने कानपुर में रतनलाल नगर में एक फ्लैट ले रखा था और जहाँ पर वो रह रही थी और अक्सर हर्ष उसे मिलने के लिए वहां पर आता जाता रहता था। लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया था और हर्ष और मोनी के बीच में जो ये रिलेशन था वो जस्ट लाइक ए हस्बैंड वाइफ के समान था। अक्सर दोनों देर रात तक साथ में रहते थे और इसी बीच में मोनी की एक एनजीओ में नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद में मोनी ने एक बार फिर से हर्ष से कहा कि लगभग 2 साल से हम दोनों साथ में रह रहे हैं, क्यों ना हमको अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहिए और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो हर्ष ने उससे कहा ठीक है और इसके बाद में उसने मोनी के साथ में मंदिर में शादी कर लिया। यहाँ पर मोनी ने उससे कहा कि तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं बता देते हो हमारे रिश्ते के बारे में। हर्ष कहता है कि मैं भी एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ में अपने घर लेकर के चलूंगा। मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी और उसी फ्लैट में दोनों पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। मोनी को हर्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कुछ भी बात हर्ष ने मोनी को नहीं बताया था। केवल ये बताया था कि वो अनमैरिड है और कैब चला करके अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। हर्ष और मोनी का रिलेशन आगे बढ़ता है। मोनी एनजीओ में नौकरी कर रही थी और लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया था इनको शादी के हुए। अब मोनी लगातार हर्ष के ऊपर दबाव बना रही थी कि तुम मुझे अपने घर पर लेकर के चलो, लेकिन यहाँ पर हर्ष उसको हर बार मना कर देता था। उससे कहता था कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अपने परिवार वालों से जल्दी बातचीत करने वाला हूँ अपने रिलेशन के बारे में। और इस तरीके से हर्ष लगातार मोनी को इधर उधर घुमा फिरा रहा था। मोनी भी यही कह रही थी कि मैं कितने दिन तक ऐसे छुप छुप के रहूंगी, मुझे भी अपने परिवार वालों को बताना है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया है और 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, जल्दी से जल्दी तुम अपने परिवार वालों को बताओ और हम दोनों लोग फॉर्मल तरीके से शादी कर लेते हैं। लेकिन हर्ष लगातार बहानेबाजी कर रहा था और इसका असली कारण यह था कि हर्ष पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था और वह अपने परिवार के साथ में यानी कि उसकी पत्नी परिवार के साथ में दबौली में रह रही थी। तो यहाँ कानपुर में हर्ष मोनी के साथ में लिविंग इन रिलेशन में रह रहा था। जब लगातार मोनी उसके ऊपर दबाव बनाती है कि तुम मुझे घर पर लेके चलो और ये तुम नहीं लेके चलोगे तो मैं फिर पुलिस थाने में जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करा दूंगी। और इस तरीके से जब मोनी ने हर्ष के ऊपर दबाव बनना शुरू किया तो अब हर्ष को यह लगने लगा था कि यदि वो मोनी को अपने घर लेकर के जाएगा तो घर पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, सामाजिक रूप से उसकी बेइज्जती होगी, परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे कि उसने घर पर पत्नी होते हुए भी एक दूसरी महिला से शादी करके रखी हुई है। और यदि वो मोनी को यह बता देगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो फिर मोनी 100% पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी और उसकी कंप्लेन कर देगी। और यहाँ पर अब हर्ष बुरी
बुरी तरीके से फंस चुका था। उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो ना तो अपने रिलेशन के बारे में अपने परिवार वालों को बता सकता है और ना ही मोनी को इस बात की जानकारी दे सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, यानी कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। और अब हर्ष ने ये प्लानिंग बना ली थी कि वो किसी न किसी तरीके से मोनी को अपनी जिंदगी से हटा देगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को तो छोड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर हर्ष अपनी दूसरी पत्नी मोनी को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा था, क्योंकि वो उसको अपने घर पर नहीं ले जाना चाहता था और उसको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था। केवल मोनी उसके लिए जस्ट टाइम पास थी। और इसी बीच में दिन आता है 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल को उस रतनलाल नगर के फ्लैट में हर्ष पहुंचता है, मोनी से बातचीत करता है। वो ऑलरेडी खाना लेकर के आया हुआ था। वहां पर दोनों खाना पीना खाते हैं और इसके बाद बेड में मौका पाते ही हर्ष मोनी का काम तमाम कर देता है और फिर अपने दोस्त को फोन करता है। पहले से ही हर्ष ने अपने दोस्त को पैसे देने की बात कही थी कि तुम मेरा इस मामले में साथ दो, मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा, और उसका दोस्त उसके साथ में मिल जाता है। इसके बाद ये लोग एक ट्रंक खरीद के लाते हैं और उसमें मोनी की डेड बॉडी को रखते हैं और फिर कार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कौसंबी नाम की जगह है और वहां पर एक गांव के पास में फेंक करके भाग जाते हैं। 15 अप्रैल की देर रात जब हर्ष अपने दोस्त के साथ में मिल करके उस ट्रंक को गांव के पास में डंप कर रहा था, तो गांव के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने इनको ये कांड करते हुए देख लिया था। लेकिन दूर होने की वजह से वो कार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन सी कार थी और उसका नंबर क्या था। और इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो इस ट्रंक को फेंक करके चले गए। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, ट्रंक को खोलती है और जब देखती है तो उसके अंदर से डेड बॉडी मिलती है। लेकिन क्राइम सीन के आसपास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था और न ही ट्रंक के अंदर से कोई ऐसा प्रूफ मिला था जिससे ये पता किया जा सके कि ये महिला कौन है। पुलिस की टीम के सामने अब ये एक ब्लाइंड केस था और पुलिस ने इस महिला की शिनाख्त करने के लिए जो इसके फोटो और इमेजेस थे उसको आसपास के जितने भी थाने थे वहां भेज दिया था। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भेज दिया था जिससे ये पता किया जा सके कि ये महिला कौन है। लेकिन इस महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और लगभग 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाता है। पुलिस के सामने ये केस बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ना तो अभी तक मृतका की पहचान हो पाई थी और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला था, गवाह मिला था जो इस बात की जानकारी दे सके कि ये महिला कौन है और यहाँ पर इसको किसने फेंका है। पुलिस की टीम आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक करना शुरू करती है। लगभग 1200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया था। साथ ही साथ कौसंबी के आसपास के जितने भी जिले हैं, प्रतापगढ़, बरेली, कानपुर नगर, इन सभी जगह पर पुलिस जांच करती है, लेकिन हर जगह से पुलिस खाली आती है, उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। पुलिस की टीम एक बार फिर से क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो वहां पर जहां पर ये ट्रंक मिला था उस जगह पर कुछ नशा करने वाली बोतलें पड़ी हुई थी और उस बोतल पर जो QR कोड लगा होता है उसको जब पुलिस स्कैन करती है तो उन्हें पता चलता है बोतल कानपुर में एक जगह है नमक फैक्ट्री, वहां पर एक दुकान है, उस जगह से खरीदी गई है। पुलिस की टीम उस दुकान पर पहुंचती है और उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक करती है। तो वहां पर उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं जो उस कार के साथ में थे जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था पुलिस को। इसके बाद पुलिस की टीम उन कार सवार लोगों के बारे में पता करती है, तो ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि हर्ष और उसका दोस्त यश थे। पुलिस की टीम इनके बारे में पूरी जानकारी करती है, लेकिन यहाँ पर ये लोग यही कहते हैं कि हमारा उस लेडीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। पुलिस की टीम को अब हर्ष और यश के ऊपर शक तो हो ही गया था और इसके बाद वो लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाना शुरू करते हैं। उन लोगों ने हर्ष का मोबाइल नंबर लिया, उसको सर्विलांस में डाला, साथ ही साथ इसकी पूरी कॉल डिटेल्स को चेक किया। तो कॉल डिटेल से पुलिस को यह पता चला कि हर्ष का किसी महिला के साथ में लगातार बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। जब इस महिला के बारे में पता किया गया तो ये महिला कोई और नहीं बल्कि मोनी थी, जो कि काफी लंबे समय से अपने घर से गायब थी और अब पुलिस के हाथ में अहम सबूत आ गया था। और इसके बाद पुलिस एक बार फिर से हर्ष से पूछताछ करती है और उसको बताती है कि तुम्हारी कॉल डिटेल्स में जो एक नंबर मिला है जिस महिला से तुम्हारी लगातार बात हो रही थी और वह महिला लंबे समय से अपने घर से गायब है, हमने उसके बारे में पता किया है। तो जैसे ये जानकारी हर्ष को मिलती है वो बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और फिर पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल करके रख देता है कि कैसे उसने मोनी जो उसकी दूसरी पत्नी थी केवल उसको अपने घर ना ले जाने के कारण अपने रास्ते से हटा दिया। यहाँ पर उसने पूरी कहानी पुलिस को यह बताई कि उसने मोनी से दूसरी शादी की थी, लेकिन इस बात को छिपाया था कि उसकी पहले से ही शादी हो रखी है। मोनी लगातार उसके ऊपर अपने घर ले जाने का दबाव बना रही थी। हर्ष को यही लग रहा था कि यदि उसको अपने घर ले जाएगा तो फिर उसके परिवार वालों को पता चल जाएगा, साथ ही उसकी पहली पत्नी को पता चल जाएगा, उसके सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी
और इस वजह से उसने मोनी को अपने रास्ते से हटा दिया। जैसे पुलिस को ये पूरी कहानी पता चलती है, पुलिस ने हर्ष और उसके दोस्त यश को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर मोनी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने हर्ष के साथ रिलेशन में आने से पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं चेक किया था। यदि वो एक बार उसके बारे में पता कर लेती तो शायद वो उसके जाल में ना फंसती। वहीं दूसरी ओर पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन लोगों ने इस केस को ब्लाइंड केस ही माना था, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था और ना ही मोनी की पहचान हुई थी। लेकिन वहां पर पड़ी हुई एक नशे की बोतल ने इस पूरे केस को खोल करके रख दिया। तो यहाँ पर पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और मोनी के गुनहगारों को अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।